The content of this video is our personal interpretation and analysis of the movie. In the event of any concern about production house or OTT platforms, we are prepared to remove this video. Kindly review the description and contact us via email. Thank you. तो नमस्कार देवियों सज्जनों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानीबाज भैया जी में। और आज की कहानी है आर्टिकल 370 मूवी के बारे में। तो फिल्म में आर्टिकल 370 में एक डायलॉग है कि अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं, ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। यही हालत घाटी में है। कश्मीर को सबसे ज्यादा फंडिंग केंद्र से मिलती है ताकि वहां अमन और विकास बना रहे, लेकिन वहां के श्रेष्ठ राजनेता, भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन अपनी अपनी जेबें गर्म करने के लिए कश्मीर के विवादित इकोनॉमी का फायदा उठा रहे हैं। वो अमन हासिल करने का नाटक करेंगे मगर होने नहीं देंगे। अनुच्छेद 370 की वजह से एक चीज पर उनका नियंत्रण था। यह कश्मीर की हालत को बताने के लिए काफी है। तो इन मुश्किल हालातों में अनुच्छेद 370 को हटाने से लेकर सरकार ने किस गोपनीयता से योजनावाद तरीके से काम किया है, यही इस फिल्म में दिखाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर समय गवाए। तो फिल्म की शुरुआत होती है जूनी हक्सर, जो कि कश्मीर में आईईडी की एक ऑफिसर है और उसे हाल ही में बुरहान बानी की गर्लफ्रेंड के बारे में पता चलता है। और बुरहान बानी की गर्लफ्रेंड के द्वारा जूनी हक्सर को पता चलता है कि बुरहान बानी कहां पर ठहरा हुआ। जूनी के पास कंफर्म इंफॉर्मेशन थी और जब वो अपने बड़े अधिकारी खबर अली को बुरहान बानी को पकड़ने के लिए परमिशन लेती है, तो वो उसे साफ मना कर देता है कि वो कोई भी ऐसा कदम ना उठाए। जूनी उन्हें बताती है कि उनके पास ये बहुत ही अच्छा मौका है बुरहान को पकड़ने का, लेकिन वो साफ मना कर देता है। लेकिन जूनी ये मौका खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो अपने दोस्त यश चौहान के पास जाती है, जो कि सीआरपीएफ का एक सोल्जर है। उसके पास जाती है और उससे बुरहान बानी के अड्डे के बारे में बताती है। और रात होते ही वो लोग अपनी पूरी टीम के साथ उस जगह पर पहुंच जाते हैं। अब उन्हें इस बात का पूरा आइडिया है कि यहाँ पर महिलाएं और बच्चे भी हो सकते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद बुरहान बानी अपने लोगों के साथ जूनी की टीम पर हमला कर देता है और गोलियां बरसाना शुरू करता है। लेकिन आखिरी में जूनी ने यहाँ पर बुरहान बानी को मार डाला था। जूनी ने यह बहुत अच्छा काम किया था, इसके बारे में वो अपने ऑफिसर खबर अली को बताती है। लेकिन खबर अली जूनी से कहता है कि ये उसने बहुत ही गलत किया। बुरहान बानी कश्मीर का एक आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था और कश्मीर के लोग तो उसे फ्रीडम फाइटर समझते थे, जिस वजह से उनके दिल में आक्रोश था। तो उन्होंने एक प्लान रचा और इस प्लान की शुरुआत याकूब शेख ने की। वो बुरहान बानी की जान को इस तरह से जाया नहीं कर सकते थे, इसलिए वो अपने लोगों को सड़कों पर लाए और लोगों ने पथराव शुरू करा। और फिर एक नए बुरहान बानी का जन्म हुआ, जो कि उसका बड़ा भाई था, जिसका नाम था खालिद मुजफ्फर बानी। और इसने धीरे धीरे कश्मीर के दिल और दिमाग पर कब्जा करना शुरू कर दिया। और याकूब शेख को भी बहुत ही अच्छे से मालूम था बुरहान बानी की जगह अगर कोई ले सकता है तो वो खालिद है। इस तरीके से कश्मीर के लोगों का ब्रेन वॉश हुआ और वो अब खालिद की सारी बातें मानने लगे। वहीं जूनी ने आईडी के ऑफिसर्स के परमिशन के बिना बुरहान बानी को मार दिया था। इस वजह से उसका ट्रांसफर दिल्ली में कर दिया जाता है। ये देखकर जूनी को बहुत बुरा लगा था, क्योंकि उसके सपोर्ट में कोई भी नहीं था। जिसके बाद राजेश्वरी स्वामीनाथन को दिखाया जाता है, जो कि पीएमओ सचिव है और उसे कश्मीर की हालत के बारे में बहुत ही अच्छे से मालूम है कि बुरहान बानी के जाने के बाद वहाँ की हालत किस तरह से बिगड़ी है। हाल फिलहाल में सरकार सिर्फ ये चाहती है कि कश्मीर में शांति रहे और वहाँ पर सब कुछ कंट्रोल में रहे, इसलिए कश्मीर के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री को बुलाया जाता है। तो तब के मुख्यमंत्री का नाम परवीना अंतरावी है और पूर्व मुख्यमंत्री का नाम सलाउद्दीन जलाल है। तो प्रधानमंत्री जी इन दोनों से ही बैठक करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर कश्मीर में किस तरह से शांति लाई जाए और कश्मीर की शांति को लेकर ठोस कदम भी उठाने को कहते हैं। इसके बाद जलाल जो है वो जूनी से मिलता है और जलाल जूनी को जानता है। वो कहता है कि तुम्हारे पिता बैंक में काम किया करते थे और फ्रॉड के कारण उन्होंने सुसाइड कर ली थी। और ये सुनकर जूनी को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा था। अब आगे हम देखते हैं कि राजेश्वरी जूनी से मिलने के लिए आ जाती है। राजेश्वरी कहती है कि अगर मैंने तुम्हें फिर से कश्मीर भेज दिया तो तुम क्या करोगी। जिस पर जूनी कहती है वहाँ पर कुछ भी नहीं सुधरने वाला, क्योंकि आर्टिकल 370 के तहत हम एक ऐसे राज्य में रहते हैं जैसे मानो कि हम किसी और देश में रहते हैं। लेकिन राजेश्वरी कश्मीर की हालत से वाकिफ है और उसे जूनी की काबिलियत का भी पूरा अंदाजा है। ऐसे में वो जूनी को अपनी स्पेशल टीम गठित कर कश्मीर में एनआईए के तहत स्पेशल ऑपरेशन के लिए नियुक्त करती है, जिसमें उसे आईडी से कोई लेना देना नहीं है। वो डायरेक्ट राजेश्वरी को रिपोर्ट करेगी। तो जूनी यहाँ पर अपने दोस्तों की मदद से कश्मीर में भ्रष्ट नेता और अलगाववादियों का सामना कर घाटी में अमन कायम करने की मुहिम को जारी करती है। अब क्योंकि जूनी एकदम फ्री हैंड है, इसलिए वो कुछ भी कर सकती है। सबसे पहले जूनी को पता करना था कि कश्मीर के पास फंडिंग कहाँ से आती है और वो फंडिंग का पता भी कर लेती है। वो फंडिंग आती है उनके मेन सोर्स अब्दाली से। दरअसल अब्दाली जो है आईएसआई के लिए काम करता है, लेकिन जूनी को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कैश आता कैसे है। तो उसे मालूम चलता है कि पाकिस्तान
पाकिस्तान से जो अखरोट आता है उसी को भेजकर वो अपनी फंडिंग जारी रखते हैं। तब उन्हें उस अड्डे के बारे में भी मालूम चल गया था। तब यहाँ पर जूनी जो है वो उस जगह पर पहुंच जाती है और वहाँ का सारा सामान जो है वो जब्त कर लेती है। वहाँ पर बहुत सारा पैसा भी था। तो जूनी को बहुत ही अच्छे से मालूम है कि इन सब के बारे में खबर अली को बहुत ही अच्छे से मालूम है, इसीलिए वो खबर अली के पास जाती है और उससे अब्दाली के बारे में पूछती है। लेकिन खबर अली उसे कुछ भी नहीं बताता। लेकिन आखिरकार जूनी के सामने खबर अली को बताना ही पड़ता है अब्दाली के बारे में। और अब्दाली के बारे में जैसे ही जूनी को मालूम पड़ता है वो तुरंत ही अपनी पूरी टीम के साथ अब्दाली के अड्डे पर पहुंच जाती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। अब्दाली उसे कहता है कि अगर तुम 25 मिनट के अंदर यहाँ से नहीं निकले तो मुझे यहाँ से कोई भी नहीं ले जा सकता। देखते ही देखते यहाँ पर भीड़ जमा हो जाती है और जूनी की पूरी टीम पर अटैक हो जाता है। सभी लोग उस गाड़ी के ऊपर चढ़ चुके थे। अब वो अब्दाली को यहाँ से नहीं ले जा सकते थे। जिसके बाद चौहान के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो यहाँ पर अब्दाली को गाड़ी के सामने बांध देता है, जिसके कारण सभी पत्थरबाजों को दूर हटना ही पड़ता है और इस तरह से वो लोग अब्दाली को अपने साथ ले जाते हैं। अब यहाँ पर परवीना और मिस्टर जलाल को ऐसा लग रहा था कि शायद उनके कंट्रोल में अब कुछ नहीं बचा है, इसलिए वो लोग आज सरकार बनाने का डिसाइड करते हैं ताकि सब कुछ उनके कंट्रोल में हो जाए। उन्होंने सारे मिनिस्टर्स बांट लिए थे और वो डिसाइड करते हैं कि वो आज के आज ही सरकार बनाएंगे। लेकिन उससे पहले कि वो लोग सरकार बना पाते, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है। राष्ट्रपति शासन के तहत कोई भी राज्य सरकार जो है वो सरकार नहीं बना सकती, जिस वजह से मिस्टर जलाल और परवीना मैडम को रुकना पड़ता है। अब कश्मीर के जेल में अब्दाली ठीक से नहीं रह रहा था, जिस वजह से राजेश्वरी जूनी से कहती है कि उसे दिल्ली लेकर आओ। और यहाँ पर जूनी के सामने राजेश्वरी बताती है कि वो लोग कुछ बड़ा करने वाले हैं। राजेश्वरी ने जब जूनी से बात की तो जूनी को ये बात तो समझ आ गई थी, भारत सरकार जो है वो कुछ बड़ा करने वाली है। लेकिन ये सारी खबर जो है वो लीक भी हो चुकी थी, जिस वजह से कश्मीर के जो आतंकी हैं वो चुपचाप नहीं बैठने वाले थे। इसलिए वो भी प्लान बनाते हैं और लोगों को भड़काना शुरू करते हैं। और फिर 24 फरवरी 2019 को पुलवामा में एक बहुत ही बड़ा अटैक होता है। वो अटैक था सीआरपीएफ के जवानों पर। उस अटैक में पुलवामा के 40 जवान शहीद हो जाते हैं। उस दिन को आज भी देश का ब्लैक डे के रूप में मनाया जाता है। जो 40 जवान शहीद हुए उन सीआरपीएफ के जवानों में जूनी का दोस्त यश चौहान भी शामिल था। लेकिन पुलवामा अटैक के बाद एयरफोर्स के द्वारा ये बदला तो ले लिया गया था, लेकिन जिन लोगों ने ये किया था उनका बदला अभी लेना बाकी था। तो राजेश्वरी यहाँ पर जूनी को बताती है कि उन्होंने पुलवामा की एक सॉलिड लीड मिली है और उन्हें याकूब शेख के बारे में पता चल गया है। ये पता लगाने के बाद जूनी तुरंत ही अपनी टीम के साथ याकूब शेख को पकड़ने के लिए निकल पड़ती है और उसे अपनी हिरासत में ले लेती है। याकूब शेख कहता है कि एनआईए जब बना भी नहीं था तब से कोई भी मुझे पकड़ नहीं पाया, लेकिन आज जूनी ने उसे पकड़ लिया है और वो उसे खिड़की से नीचे टांग देती है और उससे सब कुछ उगलवा लेती है कि वो लड़का कौन था जो सीआरपीएफ के जवानों से अपनी रेड वैन को लेकर टकराया था। यहाँ पर याकूब शेख उसे बताता है कि वो 20 साल का लड़का था, वो हाल ही में जेल से छूटा था और उसे छुड़ाने में खबर अली ने मदद की थी। ये सुनने के बाद जूनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो तुरंत ही खबर अली के पास पहुंचती है और उसे वो बहुत ही ज्यादा सुनाती है। और यहाँ पर जूनी जो है वो खबर अली को सस्पेंड भी कर देती है, क्योंकि खबर अली की वजह से सीआरपीएफ के 40 जवानों को शहीद होना पड़ा। आगे हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी जो है वो एक बैठक करते हैं जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। यहाँ पर प्रधानमंत्री कहते हैं कि क्या हमें 370 हटा देनी चाहिए। इस मीटिंग में सॉलिड चर्चा होती है और आखिर में ये परिणाम निकलता है कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम आर्टिकल 370 को हटाएंगे, लेकिन इसकी स्टडी करना अभी बाकी था और उस स्टडी की पूरी जवाबदारी राजेश्वरी की थी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जम्मू कश्मीर के 370 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा ही हटाया जा सका, लेकिन अब वो असेंबली एग्जिस्ट ही नहीं करती और केंद्र सरकार के पास ऐसी कोई पावर नहीं जो 370 को हटा सके। लेकिन बाद में राजेश्वरी को मालूम चलता है कि 370 के कुछ खास क्लूज को छुपाया गया है, जिस वजह से राजेश्वरी जूनी को कश्मीर भेजती है और उन सब क्लॉज के बारे में पता करने को कहती है। वहां जाकर जूनी पता करने लगती है और उन्हें क्लॉज के बारे में पता चल जाता है कि जो केंद्र सरकार से छुपाए गए थे। लेकिन जब जूनी और उसका दोस्त वापस लौट रहे होते हैं तब उनके ऊपर वहां पर अटैक होता है, लेकिन यहाँ पर जूनी उनसे किसी तरह बचकर निकल जाती है। 370 के जो क्लॉज हैं उन्हें पढ़ने के बाद राजेश्वरी को मालूम चलता है कि सब क्लॉजेस के द्वारा ऐसा नियम है, राष्ट्रपति इस नियम को हटा तो नहीं सकते, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो वो इस नियम को बदल जरूर सकते हैं। तो आर्टिकल 370 को हटाने का तोड़ तो उन्हें मिल चुका था, लेकिन सबसे पहले ये बिल जो है राज्यसभा में पास होने वाला था, लेकिन लोकसभा में तो ये बिल पास हो ही जाएगा, लेकिन राज्यसभा में हमारी संख्या कम है, इसीलिए बिल को
सबसे पहले राज्यसभा में प्रस्तुत करना होगा, जिसकी पूरी जवाबदारी प्रधानमंत्री जी अमित शाह के ऊपर छोड़ते हैं। दूसरी तरफ कश्मीर में कर्फ्यू लगा दिया गया था। सभी को मालूम चल चुका था कि 5 से 6 अगस्त को कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है। जूनी भी ये बात जानती थी, कश्मीर के लोग कुछ न कुछ बड़ा तो जरूर कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने एक प्रॉब्लम को प्रिडिक्ट कर लिया था कि यहाँ बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो कश्मीर में कर्फ्यू तो लगा दिया गया था। साथ ही इंटरनेट और कॉल की सारी सुविधाएं भी बंद कर दी गई थी, ताकि 5 से 6 अगस्त को कोई भी बड़ी प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पर कश्मीर के लोग और मीडिया और पाकिस्तान को ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन उन्हें 370 के बारे में नहीं मालूम था। सबको ऐसा लग रहा था कि याकूब शेख को 5 तारीख को फांसी दी जाने वाली है। पाकिस्तान को ऐसा लग रहा था कि शायद हम उन पर अटैक करने वाले हैं। तो ऐसे 15 यूमर्स फैल जाते हैं, जिसमें सभी को ऐसा लग रहा था कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन किसी को कंफर्म खबर नहीं थी और ना ही अपोजिशन वालों को मालूम है कि 5 को क्या होने वाला है। ये सब कुछ केंद्र सरकार की चाल थी। वो लोग राज्यसभा में एकदम से ये बिल पेश करेंगे। दूसरी तरफ जूनी को ये भी बात मालूम चल चुकी थी, खालिद मुजफ्फर वानी जो है वो मिस्टर जलाल को मारने वाला है, कि वो सारा इल्जाम केंद्र सरकार पर डाल सके, फिर वो पत्थरबाजी शुरू कर सके और फिर से वो सभी को एक करके केंद्र सरकार की नाक में दम कर सके, जिस वजह से उन लोगों ने मिस्टर जलाल के ऊपर अटैक भी कर दिया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अमित शाह जी जो है वो राज्यसभा में बिल पेश करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक सॉलिड बहस होती है, क्योंकि अपोजिशन वाले इन सब के लिए साफ इनकार कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ खालिद मुजफ्फर वानी के आतंकी जो है वो जूनी की टीम पर अटैक कर देते हैं और उनका निशाना सिर्फ और सिर्फ मिस्टर जलाल थे। उन्हें बस किसी भी हालत में उन्हें मारना था, लेकिन यहाँ पर जूनी अपनी पूरी टीम के साथ डट कर सामना करती है और आखिर में खालिद मुजफ्फर वानी को मार देती है। यहाँ पर राज्यसभा में सॉलिड बहस चल रही थी। फिर सिर्फ एक ही रास्ता बचा था और वो था वोटिंग का। तब 187 सांसद मेंबर की वोटिंग की जाती है। 187 वोट्स में 125 वोट्स अमित शाह जी के पास आते हैं, मतलब कि 125 लोग चाहते हैं कि आर्टिकल 370 जो है वो हटाया जाए और इस तरह से राज्यसभा से बिल पास हो जाता है। तो दोस्तों, शुरुआत में फिल्म धीमी लगती है और मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। मूवी काफी लंबी थी और थोड़ा बहुत अटपटी भी थी, जिसको समझने में आपको मूवी देखनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे सारे के सारे जो अटपटे पॉइंट्स हैं वो कम कर दिए हैं, जिससे मूवी आसानी से समझाई जा सके। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी देख के जरूर बताएं, कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर नहीं किया हो तो हम भी चलते हैं, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।